अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस को ऑनलाइन लाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट। हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजनीश कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सेल चैप्टर के पिछले कई टॉपिक्स को कवर करने के बाद वी हैव रीच्ड टू द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 4 टॉपिक्स को: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। इसके पहले के टॉपिक्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मेरे पिछले वीडियोस जाके जरूर देखें। प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पे आप शुरू से इस चैप्टर को पढ़ते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बच्चों अगर हम बात करें, इसका नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है? एक्चुअली में इस टॉपिक के अंदर हम 4 सेल ऑर्गेनेल को स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम। इन 4 टॉपिक को हम यहां पे स्टडी करते हैं और इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चारों एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। ये चारों एक दूसरे से की हेल्प से काम करते हैं, या तो एक दूसरे के हेल्प से सिक्रीट होते हैं या तो उनका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। इसलिए हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद से ही चल पाते हैं। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, वो इनके सहारे नहीं चलता। इसलिए उस माइटोकॉन्ड्रिया को, बाकी टॉपिक्स को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बारी बारी से टॉपिक्स को। द इंटीरियर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। ठीक है, हमको पता है कई सारे ऑर्गेनेले हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में विच इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है। देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनेले। ईच ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले हैज अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये सारे के सारे बच्चों जो ऑर्गेनेले हैं, इन सब का अपना अपना रोल है, अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर चलता है हमारे सेल के अंदर, हर पार्ट का अपना अपना एक रोल है। ठीक है, सबका अपना एक स्ट्रक्चर है। बट सम ऑफ दीज ऑर्गेनेले फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। हम जितने भी सेल ऑर्गेनेले पढ़ेंगे उसमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स का वर्क कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, मतलब कि एक दूसरे की मदद से होता है, एक दूसरे की मदद से होता है। ठीक है, द ऑर्गेनेले इंक्लूड इन दिस सिस्टम आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। सो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऐसे 4 ऑर्गेनेल्स हैं मेम्ब्रेन बाउंड, जिनका एक दूसरे के साथ काम चलता है कोऑर्डिनेटेड वे में। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट and peroxisomes are not coordinated with the above mentioned organelle, hence these are not considered as the part of endomembrane system. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया व्हाई इट इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि उनका जो क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है, इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, उन मेम्ब्रेन के साथ, इसलिए हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसको नहीं रखते हैं। तो इस स्लाइड से हमने ये समझ लिया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन से हैं और हम इसको क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। सो पहला जो हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वो है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप देखोगे बच्चों तो ये आपको कहां पे मिलेंगे? न्यूक्लियस के आसपास मिलेंगे। सपोज जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके ही आसपास ये ऐसे फैले रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीड ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब जाल जैसा, ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटे छोटे ट्यूब्स के स्ट्रक्चर जैसे जैसे आप यहां देख सकते हैं, छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको यहां देखने को मिल सकते हैं इस तरह से। स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। स्कैटर्ड मतलब कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और कहां पे रहेंगे ये? न्यूक्लियस के पास। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, ये जो आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सिस्टर्नी है, ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और यहां से वेसिकल्स निकलते हैं। तो इन्हीं 3 पार्ट्स की बात की जा रही है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की। इसके अलावा बच्चों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम ER लिख सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू इंट्रासेलुलर स्पेस 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में। पहला है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इट इज द इनर स्पेस। ये जो इनर स्पेस आपको दिखता है, ठीक है, इनर स्पेस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। इसके अलावा जो बाहर का एरिया होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इट इज द स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड द ER इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज थी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनर वाला रीजन है वो है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और जो बाहर की तरफ है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। हम लोग टू द NCERT चल रहे हैं, तो आई होप NCERT आपको अच्छे से समझ में आएगी। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, किसके? राइबोसोम है या नहीं है, इस बेसिस पे हम इसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्मूथ और ए ग्रेनुलर, ठीक है, स्मूथ और ए ग्रेनुलर। दूसरा रफ और ग्रेनुलर। मतलब कि अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा बच्चों, तो वो सरफेस कैसा होगा? थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो वो सरफेस कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा रफ हो जाएगा। बस इसी बात पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर राइबोसोम वहां पे प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए बारी बारी से देखते हैं दोनों को। सबसे पहले पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम SER भी कहते हैं। The endoplasmic reticulum, which is free of ribosome, there is no ribosome, there is no ribosome, is known as SER। राइबोसोम के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने में। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि SER प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, क्योंकि उसके पास राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। When it is observed under the electron microscope, it appears smooth tubular स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि उसके पास राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। ओके, बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इट इज स्पेशलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड। अब ये प्रोटीन नहीं बनाता तो क्या हुआ? ये बनाता है लिपिड्स। ये क्या बनाता है? लिपिड बनाता है और स्टेरॉइड बनाता है। ठीक है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि लिपिड और प्रोटीन दोनों जरूरी है। तो बच्चों ये जो ER है, चाहे SER हो चाहे RER हो, दोनों मिलकर के लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं, विच इज गुड फॉर द सेल मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं। SER का एक और बहुत अच्छा काम है बच्चों, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके बॉडी में कौन सा वो ऑर्गन है जहां पे ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है? लीवर। तो लीवर वो जगह है बच्चों जहां पे SER ज्यादा होगा, क्योंकि SER का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। आई होप इट इज क्लियर। एसोसिएटेड विथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाय रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन। तो जहां पे कैल्शियम आयन का अपटेक जरूरी है वहां पे भी आपको SER दिखेगा। तो कई जगह बच्चों SER ज्यादा है, कई जगह RER ज्यादा है, वो जरूरत के हिसाब से है। तो जहां पे डिटॉक्सिफिकेशन करना है वहां पे ज्यादा आपको SER मिलेगा, जहां पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, कैल्शियम आयन की मदद चाहिए, वहां पे आपको ज्यादा SER मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसको शॉर्ट में हम लोग RER कह रहे हैं। SER के बाद RER। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम। क्या होता है इनके पास?
राइबोसोम होता है, SER के पास नहीं था। ऑन इट्स सरफेस देखिए आपको यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स जो नजर आ रहे होंगे, ये क्या है, दीज आर राइबोसोम। ठीक है, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर राइबोसोम, और इसी वजह से रफ हो जाता है। इट गिव्स अ रफ ग्रेनुलर अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, क्या, न्यूक्लियस। तो अगर ये जैसे न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, तो न्यूक्लियस के साथ ही इस तरह से ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस के साथ लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आपको बताया SCR क्या बना रहा था, लिपिड, तो हमारा RER भी पीछे नहीं रहेगा और वो बनाएगा प्रोटीन, क्योंकि उसके पास क्या है, राइबोसोम है। एंड thus RER आर प्रेजेंट इन द सेल्स विच एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो जहां पे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है बच्चों, वहां पे RER प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब आपसे कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं लोकेशन को लेकर के कि RER कहां प्रेजेंट होगा और SER कहां प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले सेल ऑर्गेनेल की तरफ, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, गोल्गी अपैरेटस, जिसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने अपने ही नाम पे इस सेल ऑर्गेनेल का नाम रख दिया था 1898 में। ठीक है, he described it as a densely strained reticulum structure present near the nucleus of the cell। इसकी लोकेशन भी कहां मिल जाएगी आपको, near the nucleus of the cell ही मिलेगी। ठीक है, कैसे होते हैं, डेंसली स्ट्रेन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा तब जाकर के ये दिखाई देते हैं। ठीक है, therefore these were given the name Golgi bodies after his name। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल नहीं होता, एक्सेप्ट इन मैच्योर सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट। ओ, एक्सेप्ट सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैच्योर सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स। मैच्योर RBC ऑफ मैमल्स, स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो ये वो जगह है जहां पे आपको ये गोल्गी बॉडीज नहीं देखने को मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे नीट में पूछ सकता है, तो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पे ये प्रेजेंट नहीं होगा गोल्गी बॉडीज, ध्यान दीजिए, कहां का नहीं है बच्चों, सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं है, मैच्योर RBC ऑफ मैमल्स में प्रेजेंट नहीं है, स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट नहीं है, एंड टेरिडोफाइटा, इन दोनों के स्पर्म सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक में, तो बिल्कुल नहीं है, वहां पे तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। इन प्लांट इट इज कॉल्ड डिक्टोजोम्स, क्या बोलते हैं, डिक्टोजोम्स बोलते हैं, किसको, गोल्गी अपैरेटस को। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां पे इस बात को बहुत अच्छे से हाईलाइट रखिए कि ये गोल्गी अपैरेटस कहां एब्सेंट है। अब इनके स्ट्रक्चर के बच्चों अगर बात करें, तो इनके पास भी आपको कुछ पार्ट्स दिखाई देंगे, जैसे सिस्टर्नी। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेसिकल्स एंड गोल्गियन वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं, ये क्या है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है। सो इट इज अ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेले composed of flattened sac like cisternae। ये क्या है, sac like cisternae, ये देखिए, ये क्या है, sac like cisternae stacked on one another। they are usually 4 to 8 cisternae present in a stack। कितने, 4 से 8 cisternae एक इस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो cisternae resembles to smooth endoplasmic reticulum, किससे जुड़े होते हैं, लगभग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह दिखते हैं। ठीक है, cisternae forms an extensive network and are arranged near the nucleus of concentric pattern। concentric pattern का मतलब ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से, इस तरह से न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
द गोल्गी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स, ये इसका क्या हो गया, कन्वेक्स वाला पार्ट हो गया, ये कन्वेक्स वाला पार्ट हो गया, और ये कनकेव वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जो कन्वेक्स वाला पार्ट होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। और जो कनकेव वाला पार्ट होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ ऑर्गेनेल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटर कनेक्टेड। कैसे जुड़े होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो फिर से देखिए, मान लीजिए अगर ये हमारा कनकेव वाला पार्ट है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांस। ठीक है, और इस एंड को हम क्या बोलेंगे, इस एंड को हम बोलेंगे सिस। इस एंड को क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करेंगे इनके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, विच इज फंक्शन। फंक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों यहां पे। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus is to package the material and prepare for secretion। तो सबसे पहला जो इसका रोल आपको याद रखना है वो है पैकिंग करना। क्या चीज, पैकिंग करना। किसकी पैकिंग करेगा ये, जैसे मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, उसकी पैकिंग कर सकता है। लिपिड आ रहा है, उसकी पैकिंग कर सकता है। ठीक है, द पैकेज्ड मटेरियल इज डिलीवर्ड इधर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, मतलब विथ इन द सेल, और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट आउटसाइड द सेल। तो जिसकी भी ये पैकिंग करेगा, उसको पैक करके या तो सेल के अंदर अंदर कहीं भेजा जाए उसके काम के लिए, या तो सेल के बाहर भी भेजा जा सकता है। ठीक है, दीज सॉरी यहां से these vesicles are then fused with the cis, sorry यहां से पढ़ना है, the material to be secreted moves from ER to the Golgi apparatus in the form of vesicles। ठीक है, तो अगर कोई चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी apparatus के पास आ रही है, तो किस फॉर्म में आएगी, वेसिकल्स के फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में, वेसिकल्स फॉर्म में आएगी। और फिर दीज वेसिकल्स आर फ्यूज विद द सिस फेस, कहां जाके टकराते हैं, सिस वाले के पास। ठीक, यहां पे आके ऐसे टकराएंगे, इसके पास आके फ्यूज हो जाएंगे, एंड मूव टुवर्ड द मैच्योर फेस ऑफ गोल्गी apparatus, और धीरे धीरे ये कहां मूव कर जाएंगे, ट्रांस फेस की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो फिर से समझना, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा पहले कहां पे आता है, पहले सिस के पास आता है, और फिर धीरे 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 कहां पहुंच जाता है, ट्रांस फेस के पास चला जाता है। Therefore, Golgi apparatus is closely associated with the ER in structural as well as functional aspect। तभी तो दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है बच्चों, स्ट्रक्चर में भी लगभग एक जैसे हैं और फंक्शन भी एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द ER आर ट्रांसफर टू द गोल्गी apparatus। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो भी प्रोटीन इलेक्ट्रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। दीज प्रोटीन आर देन मॉडिफाइड, तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया इनका, मॉडिफाइड करना। क्या, मॉडिफाइड करना इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। तो बिफोर ट्रांसफेज से इसको भेजा जाए पैकिंग करके, उससे पहले इसको क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। सिस से ट्रांस तक आते आते ये क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। गोल्गी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना, अगर प्रोटीन आ रहा है उसको सजा धजा के ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे, अगर लिपिड आ रहा है उसको सजा धजा के ग्लाइकोलिपिड बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसकी क्या की जाती है, मॉडिफिकेशन की जाती है। रूट कैप सेल्स आर रिच इन गोल्गी बॉडीज। जो रूट कैप सेल्स होते हैं ना, जैसे ये रूट है, ठीक है, तो ये यहां तक क्या होती है, रूट कैप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रूट कैप होता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, विच सिक्रीट म्यूसिलेज फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ रूट टिप। थोड़ा इसमें नमी रहेगी तभी तो अच्छे से डीप कर पाएगा, पेनिट्रेट कर पाएगा सॉइल को। इसलिए इस गोल्गी बॉडी की वजह से यहाँ पे क्या बनी रहती है, थोड़ा सा म्यूसिलेज मतलब चिपचिपा चीज बना रहता है, ताकि वो पेनिट्रेट आराम से कर सके। ठीक है, और देखिए
एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज मॉडिफाइड गोल्गी अपैरेटस। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लास 12th में जब आप स्पर्म का डायग्राम पढ़ोगे तो वहां पे स्पर्म में एक पार्ट होता है एक्रोसोम। वो एक्रोसोम क्या है बच्चों? वो गोल्गी अपैरेटस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये दो रोल आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, पैकिंग एंड मॉडिफाइड। किसकी पैकिंग करता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज आती है उसकी पैकिंग करता है और उसी को मॉडिफाई करता है। पहले वो चीज कहां पे आएगी? सिस पे आएगी और ट्रांस तक जाते जाते वो मॉडिफाई हो जाएगी और फिर ट्रांस से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या तो विद इन द सेल या आउटसाइड द सेल। तो ये हो गया इसका फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लाइसोसोम। अब क्योंकि ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का ही पार्ट है तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो लाइसोसोम होता है बच्चों वो कहां से बन के आता है? वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही बन के आता है। सपोज जैसे ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो इसी से ये वैक्यूल्स निकलेंगे, ठीक है, इसी से ये वैक्यूल्स बन के निकलते हैं बच्चों। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी अपैरेटस। तो उसी में पैकेजिंग करके ही इसको बना करके बाहर निकाला जाता है। द आइसोलेटेड lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब लाइपेसेस जो लाइपेस को तोड़ दे, प्रोटीएसेस जो प्रोटीन को तोड़ दे, कार्बोहाइड्रेसेस जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दे, ठीक है। तो लाइसोसोम बेसिकली अगर कोई बाहर से सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल आता है जो कि हार्मफुल है, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो ये लाइसोसोम अपने अंदर का सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसके ऊपर छोड़ देता है और उसको खत्म कर देता है। यहां तक कि अगर सेल को भी खत्म करना है तो पूरे सेल में ये अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ करके पूरे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतनी ताकत है इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है विच कैन किल एनी पार्टिकल, ठीक। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। जो भी सेल मेम्ब्रेन में या सेल के अंदर जितनी चीजें हैं सब इन्हीं के तो बने हैं, प्रोटीन के बने हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने हैं, लिपिड के बने हैं, उन सबको तोड़ने की क्षमता रखता है लाइसोसोम का हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये भी कहां मिलेंगे आपको? साइटोप्लाज्म में। इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो कई चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैक्यूल बना है। प्लांट सेल में ये वैक्यूल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। लगभग बहुत बड़ा एरिया जो वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल में कवर कर लेता है। एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं ये, ठीक है। देखिए, द प्लांट सेल ऑफ वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। देखिए, पूरे सेल का 90% इसने कवर कर रखा है। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। सिंगल मेम्ब्रेन, इनका जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है और इसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। These membrane facilitates the transport of a number of ion and other material against the concentration gradient into the vacuole। सेल के बच्चों बहुत सारे कंटेंट को ये वैक्यूल अपने अंदर खींच लेता है, तभी तो इतना बड़ा हो जाता है ये वैक्यूल। प्लांट में ये बहुत सारे कंटेंट को रिजर्व में रखने के लिए, है ना, स्टोर करने के लिए ये वैक्यूल अपने अंदर सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है, इसलिए काफी बड़ा हो जाता है। The concentration significantly higher than in the volume than the cytoplasm। देखिए इस लाइन को फिर से समझिए आप लोग, क्या लिखा है? These membrane मतलब कि जो टोनोप्लास्ट है, facilitates मतलब अट्रैक्ट करता है किसको? The transport of number of ions and other material against concentration gradient into the vacuole। concentration gradient against जाकर के ये वैक्यूल के अंदर सारी चीजें भर रहा होता है, ठीक है।
और इस तरह से भर लेता है कि वैक्यूल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है और बाहर कम हो जाता है, साइटोप्लाज्म में कम हो जाता है। सो वैक्यूल्स दो टाइप्स के हैं हमारे पास, एक है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, और एक है फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको कहां मिल जाएगा? अमीबा में, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। किसमें? एक्सक्रीशन में। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में। दूसरा फूड वैक्यूल है। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। और बहुत जगह ये वैक्यूल फूड को ग्रैप्स करने में भी काम आता है बच्चों, ठीक है। तो ये दो तरह के वैक्यूल हो गए, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। सो यहां पे हमारा ये टॉपिक होता है खत्म, और अब हम लोग को अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं मैं आपको फिर से बता देता हूं। हमने सबसे पहले सेल थ्योरी पढ़ी, सेल के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। और अब ये हमारा टॉपिक आया एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब इसके बाद जो बाकी सेल ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इस तरह के हम सेल ऑर्गेनेल को कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी, मुझे लगता है 1-2 लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो वीडियोस हैं अगर आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक भी करिए, और हमको ऐसे ही बच्चों सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।